Good afternoon, dear students. Welcome at the online portal of PP classes. कल हम लोग एक आखिरी में सवाल देखे थे. क्या था आखिरी में? कौन सवाल था भाई? कुछ इस तरह से था कि कोई ऑब्जेक्ट 7 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर 7 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कितने मीटर पर सेकेंड से स्पीड दी गई थी? 10 मीटर पर सेकेंड से चलता है. 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितने सेकेंड तक चलता है? 10 सेकेंड तक चलता है. टाइम भी दिया गया था 10 सेकेंड. फिर हम लोग से पूछा क्या गया था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी यस पूछा गया था और थीटा पूछा गया था. एस और थीटा. अगर यस बताना हो, क्या बताना हो? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है वो आर्क से होती है. किससे होती है? आर्क से. ये मत समझिएगा कि आर्क से नहीं है, पूरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. ठीक, इसलिए तो यहाँ पर जब हम लोग ये लिख रहे थे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क की जगह पे ये डिस्टेंस लिखे थे ना, यही वाली डिस्टेंस लिखे थे. ये अगर ये लिखते तो ये आता लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी जो लीनियर मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे वो ये हो जाता ना. लेकिन स्मॉल डिस्टेंस के लिए या स्मॉल एंगल के लिए ये वैल्यू इसके बराबर होती. आर्क लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा. तो यहाँ पर क्या लिखे थे? थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. एस बाई आर या एस इक्वल टू आर थीटा. यहाँ पर एस क्या है? आर्क, यानी डिस्टेंस से रिलेटेड है, और थीटा क्या है? एंगल. ठीक, बात समझ में आ गई? यहाँ पर देखो, अगर हम लोग को एस निकालना हो तो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी. वी इंटू टी, लीनियर वेलोसिटी इंटू टाइम. अब यहाँ से आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है? 10 सेकेंड. तो एस इज इक्वल टू 100 मीटर आ गया. कितना आ गया? 100 मीटर. अब बताना है हम लोग को थीटा. क्या बताना है? थीटा. थीटा इज इक्वल टू यस बाई आर. यस की वैल्यू कितना है? 100 बाई आर 7 मीटर. 7 से डिवाइड करिए. थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड करके निकालिए. (14.28 रेडियन. ये क्या आ गया? इतना 14.28 रेडियन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बात समझ में आई? इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. ठीक. 14.28 ये कितना है? थीटा इज इक्वल टू 100/7. चलो अगला सवाल लिखो. अगला क्वेश्चन देखिए. इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट if angular displacement of an object is given by 2t square plus 3t plus 5 रेडियन find out angular displacement at t इक्वल टू 2 सेकेंड. और हम लोग को क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी
एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर हम लोग को लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों चीज़ बतानी है, ठीक। यानी थीटा बताना है और ओमेगा, ठीक। और थीटा टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, थीटा इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 5 रेडियन, ठीक। सॉल्व करके बताइए। इसका सोल्यूशन आया, कितना आया है, 97 रेडियन। सोल्यूशन देखिए, और दूसरे का 11 रेडियन पर सेकेंड। चलिए देखिए, मैच कराइए। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ कितना एंगल बनाया गया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जब टाइम 0 होगा तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा 5 रेडियन, यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है 5 रेडियन। 1 सेकेंड पर t की वैल्यू 1 रखिए, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 प्लस 5 10 रेडियन हो जाएगा। इसी तरह से t इक्वल टू कितने सेकेंड पर पूछा गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2, तो एट थीटा की वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना भाई, t की वैल्यू यहाँ कितना रख दीजिए 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 5 19 ना, 19 रेडियन, कितना 19 रेडियन। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 19 रेडियन। और हम लोग को बताना है अब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू, इसको टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, टाइम के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2t, 2 इंटू 2t प्लस 3t, t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 ना, 3 इंटू 1 प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब ये टाइम के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 4t प्लस 3, 4t प्लस 3, ये एट एनी टाइम है ना, किसी टाइम t पर ओमेगा की वैल्यू कितना 4t प्लस 3। अब एट t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए t का मान कितना रख दीजिए 2, फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड ओमेगा इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना आएगा 11 रेडियन पर सेकेंड, 11 रेडियन पर सेकेंड। बात एकदम क्लियर हो गई, बोलो। एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गई 11 रेडियन पर सेकेंड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 19 रेडियन, ठीक। नोट करिए जल्दी से। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि किसी पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, टाइम के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रूप में अगर दिया गया है तो ये आपको बताना है कि किसी टाइम पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। टी के रेस्पेक्ट में दिया है तो टाइम आपको दे दिया जाएगा कितना होगा उस टाइम पर, और दूसरा बताइए कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तब वेलोसिटी कितनी होगी, या जब वेलोसिटी 0 होगी तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of an object is given by theta equal to 3/2
टी स्क्वायर, 3/2t स्क्वायर -6t प्लस 5 इज इक्वल टू 5 रेडियन, इतना दिया गया। थीटा की वैल्यू किस तरह से दी गई है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 3/2t स्क्वायर -6t प्लस 5 रेडियन। अब हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। और दूसरा सवाल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट when its velocity is 0, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, when its angular velocity is 0। एक क्वेश्चन तो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और दूसरा क्वेश्चन है कि जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो तब आपको क्या बताना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन समझ पाए हैं? पहला तो सिंपल है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, t की वैल्यू 2 रखेंगे, उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, आ जाएगा। और दूसरा का क्या है कि जब एंगुलर वेलोसिटी 0 हो, जिस टाइम पर उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 हो, उस टाइम पर आपको क्या बताना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बात समझ गए? चलिए बताइए। देखिए सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। थीटा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा? बस t की वैल्यू 2 रख दीजिए, रेडियन में आंसर आ जाएगा। 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर, t की जगह कितना 2, -6 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ से कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4 -12 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 -12 -6 प्लस 5 -1, कितना? -1 रेडियन, -1 रेडियन। ठीक, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 रेडियन। क्या बोल सकते हैं? 1 रेडियन। ठीक, बात समझ में आ गई? अगला क्या है कि तब बताना है हम लोग को डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो? 0। एंगुलर वेलोसिटी के लिए पहले हम लोग तो इसको डिफ्रेंशिएट करके एंगुलर वेलोसिटी निकालें। यहाँ पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालें। एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी? डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, थीटा की वैल्यू कितना है? 3/2 टी स्क्वायर -6t प्लस 5। इसको डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3t -6, 3t -6, इसका क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग वो टाइम निकाल ले जब एंगुलर वेलोसिटी 0 हो। एंगुलर वेलोसिटी 0 होने का मतलब ओमेगा क्या हो जाए? 0। 3t -6, या यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड। एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इस टाइम पर अब हम लोग क्या निकाल लें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उस टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना आया है? 1 रेडियन। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना आया है? 1 रेडियन। यानी दोनों का आंसर क्या है? सेम। ठीक, बात क्लियर हो गई? चलिए नोट करिए, अगला सवाल बताएंगे अब।
आगे देखिए। अरे भाई कितनी खांसी आ रही हो। चलो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसको देखिए। हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन जानते हैं, क्या होता है भाई, बताओ। S इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन एक तो लिखने वाले हैं, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तब V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। चलो इसका प्रूफ देखो, प्रूफ देखिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन तो पता है, S इक्वल टू आर थीटा। एज वी नो S इक्वल टू क्या होता है भाई, आर थीटा। इसी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे ds बाई डी टी, और इधर r तो कांस्टेंट है, ये रेडियस है, रेडियस तो बदलने वाला होता नहीं है, सर्कुलर मोशन में यही तो फिक्स रहता है, रेडियस ही फिक्स है। अब r कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ से क्या मिलेगा, ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाता है भाई, v वेलोसिटी। और यहाँ r रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, ओमेगा। ठीक, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, ओमेगा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब स्मॉल रहेगा तब, ठीक। और लार्ज क्वांटिटी के लिए वो कैसी होती है, स्केलर। इसको नोट में लिख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये। चलो देखो, स्टार बना के लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी is a vector quantity कब वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब बहुत छोटी होती तब, लार्ज क्वांटिटी के लिए वेक्टर नहीं होती, ठीक। when it is very small, when it is very small, अदरवाइज किस तरह से बिहेव करती है, स्केलर क्वांटिटी की तरह, ठीक। किसकी तरह, स्केलर क्वांटिटी की तरह। इसको नोट कर लिए। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा ना, एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम
known as angular acceleration, known as angular acceleration। इसे क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा इज इक्वल टू क्या? डी ओमेगा बाई डी टी। ये कैसा एक्सीलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, या फिर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। जब स्मॉल चेंज रहेगा तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डी ना, कौन सा सिंबल? डी, फास्ट चेंज। और जब लार्ज चेंज रहेगा तो डेल्टा। ठीक, इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड और बाई टाइम, तो यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात को बहुत ध्यान से देखिए, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो सब जगह तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। वेलोसिटी मतलब उसका डायरेक्शन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। देखिए, जैसे ये सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? v है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? v। और फिर यही ऑब्जेक्ट इधर पहुंचा तो यहाँ वेलोसिटी कितनी रहेगी? v। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी रहेगी? v। और यानी जब पॉइंट a पर है तब भी वेलोसिटी v, और पॉइंट b पर है तब भी वेलोसिटी v। तो इनके नाम वेक्टर क्वांटिटी में कुछ लिख लीजिए, जैसे v1। क्या नाम लिख रहे हैं? v1। इसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट डायरेक्शन किधर की तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर किस डायरेक्शन में है? v2 इस डायरेक्शन में है, तो अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए इनके नाम क्या कर दिए? अलग अलग। मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? v के बराबर। ठीक, अब यहाँ अगर चेंज इन वेलोसिटी बताना हो तो चेंज हम लोग कैसे निकालते थे वेक्टर में? बाद वाली क्वांटिटी में से पहले वाली क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते थे। ठीक, तो एक हो गया वेक्टर v2 इस डायरेक्शन में, ये हो गया v2। अब v2 में से v1 को घटाना है। किसको घटाना है? v1। v1 किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ। किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। ये तो जोड़ना हो जाता है। क्या हो जाता है? जोड़ना। अगर हम लोग पहले के हेड से दूसरे की टेल कर दें तब जोड़ना हो जाएगा, तो जोड़ना ही है, लेकिन उलट के जोड़ दें, यानी माइनस v1 बना के तब जोड़ दें। तो उल्टा कर देंगे तो ये माइनस v1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस v1। माइनस v1 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? नीचे की तरफ। फिर उल्टा करके जोड़ेंगे अगर हम लोग, तो ये माइनस v1 वेक्टर है, फिर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे के, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड को जो मिलाने वाला वेक्टर होगा वही इन दोनों का क्या कहलाएगा? सम, यानी v2 प्लस माइनस v1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस v1। v2 माइनस v1 मतलब डेल्टा v। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई? चेंज इन वेलोसिटी किधर हो गया भाई? इन दोनों पॉइंटों के बीच चेंज इन वेलोसिटी किधर हो गई? अंदर की तरफ। जैसे यहाँ से यहाँ जाने में चेंज इन वेलोसिटी, एक वेक्टर इधर दूसरा का वेक्टर इधर, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर? सेंटर की तरफ। किधर की तरफ? सेंटर की तरफ। यानी कि इसमें जो एक्सीलरेशन एक्ट होता है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। किधर की तरफ एक्ट करेगा? सेंटर की तरफ, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, रेडियली। और यहाँ पर जैसे आगे देखिए, यहाँ पर अगर कोई हम लोग वेलोसिटी v3 मान ले, कितना मान ले? v3, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? v ही होगा, मैग्नीट्यूड v है। फिर इन दोनों का चेंज निकालेंगे तो फिर से एक्सीलरेशन किधर की तरफ आएगा? सेंटर की तरफ। यानी हर एक पॉइंट पर एक्सीलरेशन किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा? सेंटर की तरफ। तो एक बात यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन अगर हो रहा होता है तो उसमें एक एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा होता है, जो हमेशा किधर की तरफ एक्ट करता है? किधर उसकी डायरेक्शन होती है? सेंटर की तरफ। इसी एक्सीलरेशन का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए आगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन वगैरह। यानी कुल मिला जुलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो उसमें जरूर सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा होगा। विदाउट सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगे कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझो कि मान लीजिए यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट बना दिए, फिक्स पॉइंट, ठीक, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बांध दे, ठीक, और इसको धीरे से नीचे से ऐसे फोर्स दे दे, ठीक। फोर्स देंगे तो ये किधर जाना चाहेगा? ऊपर।
किधर जाना चाहेगा, ऊपर। लेकिन ये रस्सी से बंधे होने के कारण रस्सी इसको अंदर की तरफ खींचा करेगी। यहाँ ढकेलेंगे इधर जाने को तो रस्सी अंदर की तरफ खींच कैसे मोड़ लेगी ना। जैसे जानवरों को देखें कैसे खूंटे में बंधे रहते, फिर रस्सी उनके गले में बंधी होती है। बेचारा यहाँ बंधा है, जाना ऐसे सीधे चाह रहा है लेकिन रस्सी मोड़ ले रही ना, तभी वो गोल गोल मोशन करते हैं, तभी सर्कुलर मोशन करते हैं, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं हो पाता। अगर रस्सी टूट जाए तब, ऐसे खींच रहा और रस्सी टूट जाए तब सर्कुलर मोशन होगा, लीनियर मोशन हो जाएगा। कौन सा मोशन हो जाएगा, लीनियर मोशन। यानी कि रस्सी एक फोर्स कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ दे रही है, इसीलिए सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो रहा है। तो जो रस्सी फोर्स दे रही है सेंटर की तरफ ऑलवेज, सर्कुलर मोशन के होने के लिए उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कौन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गई। यानी कि सर्कुलर मोशन होने के लिए ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की आवश्यकता होती है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। हेडिंग डालिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वही जो एक्सीलरेशन हम लोग फाइंड कर रहे थे वो क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक, लिखिए द एक्सीलरेशन acting always towards the center of circular path, on which a particle is moving, known as centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर की तरफ एक्ट करता है भैया, ऑलवेज सेंटर की तरफ। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट इस तरह से वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, लेकिन हर एक पॉइंट पर रेडियली एक्सीलरेशन किधर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। किधर की तरफ भाई, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पर v क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, और यहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक ठो प्रॉब्लम लिखिए तो। प्रॉब्लम लिखिए, a particle is moving on a circular path of radius 5 meter with
स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन इट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन इट, ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहाँ से देखिए वेलोसिटी दिया गया है और रेडियस भी दिया गया है, तो यहाँ से वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक, a इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना है भाई? 10, और 10 का स्क्वायर बाई रेडियस कितना है? 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 100/5, या 100/5 कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई? वेलोसिटी दिया गया है ना, एंगुलर वेलोसिटी तो दिया नहीं गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तब इस फार्मूले को, अभी कुछ समय पहले हम लोग एक रिलेशन देखे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ से v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा, उसका स्क्वायर है तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर बाई आर, यहाँ से आएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो एक आर कैंसिल होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी के रूप में अगर रिलेशन चाहिए तो a बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर वेलोसिटी के रूप में a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या v इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस ओमेगा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन फिर गलत हो जाएगी, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये हमेशा क्या है? ये वाला क्या है? ओमेगा क्रॉस आर सही है, आर क्रॉस ओमेगा मत लिखिएगा ना। ठीक, चलिए बाकी पंचायत कल होगी।